हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को। इसके पहले मैंने बहुत सारे वर्क उनके डिस्कस किए हैं, समरी डिस्कस किए हैं। आज हम देखेंगे लंदन 1802, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं लाइक जैसे लंदन 1802, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अ स्टेबल टर्न टू ए स्काईलार्क। कुछ ऐसे इनके वर्क्स हैं जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी मैंने इनके सारे वर्क्स डिस्कस किए हैं, समरी वगैरह। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्क इनका है लंदन 1802, जिसका दूसरा टाइटल क्या है, टू मिल्टन। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि लंदन 1802 जिसका दूसरा टाइटल है टू मिल्टन इज़ वर्ड्सवर्थ सोनेट। ये क्या है, वर्ड्सवर्थ की सोनेट है। ये याद रखना है सबसे पहले। ये है क्या, पोएम तो है लेकिन वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है। वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन, जिसमें वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, मिल्टन को पुकारते हैं। मिल्टन स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडल्स। मिल्टन उच्च आदर्शों के प्रतिनिधित्व करते हैं। द पोएट फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम। पोएट क्या फील कर रहे हैं, इसमें पोएट महसूस करते हैं कि इस समय मिल्टन को जीवित होना चाहिए। पीपल हैव लॉस्ट इनवर्ड हैप्पीनेस। लोग जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आंतरिक खुशी खो चुके हैं। लव ऑफ फ्रीडम एंड वर्चू आर नो मोर फाउंड इन द पीपल। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो क्या है, आंतरिक खुशी खो चुके हैं। मतलब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ मिल्टन को पुकारते हैं क्योंकि मिल्टन उनके उच्च आदर्शों के रिप्रेजेंट करते हैं और कभी महसूस करते हैं कि इस समय मिल्टन को जीवित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आंतरिक खुशी खो रहे हैं और स्वतंत्रता और नैतिकता की बातें अब लोगों में नहीं रही। ऐसा किसका कहना है, वर्ड्सवर्थ का कहना है। इस वजह से वो मिल्टन को पुकार रहे हैं। ओके, तो इस वजह से वो मिल्टन को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और नैतिकता की बातें अब लोगों में नहीं रही। व्हाट रिमेन्स द सेल्फिशनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आगे क्या करें, व्हाट रिमेन्स इज द सेल्फिशनेस ऑफ द पीपल। केवल लोगों में अब क्या बचा है, स्वार्थपरता ही बची, यानी कि लोगों में सिर्फ सेल्फिशनेस ही रह गया, बाकी कुछ रह नहीं गया अभी लोगों में। इस वजह से वो बुला रहे हैं मिल्टन को। नेक्स्ट जो है, द कंट्री हैज़ बिकम अ मार्शी लैंड। कंट्री जो हो गया है, यानी कि जो देश है वो कीचड़ भरी भूमि बन गई है, एक मार्शी लैंड बन गया है। मार्शी लैंड मतलब कीचड़ भरी भूमि बन गई है। मिल्टन कैन रेज देम अगेन। आगे क्या करें, मिल्टन उन्हें फिर से जागरूक कर सकते हैं। ही कैन गिव द पीपल मैनर्स, वर्चू, फ्रीडम एंड पावर। वो लोगों को क्या दे सकते हैं, वो लोगों को आदर्श, नैतिकता, स्वतंत्रता और शक्ति दे सकते हैं। ही इज़ अ स्टार दैट ड्वेल्स बाय इटसेल्फ विदाउट इक्वल। वो क्या हैं, वो स्टार हैं, मतलब वो अद्वितीय तारे की तरह हैं। और हिज वॉइस इज़ रिवील्ड इन हिज पोएम्स। उनकी जो आवाज़ है उनकी कविताओं में प्रकट होती है। दिस वॉइस इज़ अ पावरफुल एज अ ट्रम्पेट। देखो यहाँ पे कहा गया है, इन्होंने कहा है उनकी जो आवाज़ है वो उनकी कविताओं में प्रकट होती है। ये आवाज़ एक ट्रम्पेट की तरह प्रभावशाली है। तो ओवरऑल मिला दिया जाए अगर, एक मिनट, यस आगे भी है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि इसमें कवि जो हैं, जो लंदन 1802 है जिसको मिल्टन वर्ड्सवर्थ ने बाद में टू मिल्टन कर दिया, इसमें ये एक सोनेट है। इसमें जो वर्ड्सवर्थ है वो मिल्टन को पुकारते हैं क्योंकि वो उनके आदर्श, उनको लगता है कि मिल्टन जो है आदर्श, उच्च आदर्शों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से वर्ड्सवर्थ को ये महसूस होता है कि इस समय मिल्टन को होना चाहिए लंदन में, क्योंकि लंदन के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आंतरिक खुशी खो चुके हैं। और जो स्वतंत्रता और नैतिकता की जो बातें हैं ना, अब लोगों में नहीं रही है। केवल लोगों में अब सिर्फ सेल्फिशनेस बचा है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना है। और देश जो हो गया है वो एक कीचड़ भरी भूमि की तरह बन गया है। मिल्टन तुम्हें इस समय रहना चाहिए। मिल्टन अगर होते हैं यहाँ पे तो शायद उन्हें फिर से जागरूक कर सकते हैं। वे लोगों को आदर्श, नैतिकता, स्वतंत्रता और शक्ति दे सकते थे, क्योंकि वे एक अद्वितीय तारे की तरह हैं। और उनकी जो आवाज़ है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ तारीफ कर रहे हैं मिल्टन की, क्योंकि वो एक अद्वितीय तारे की तरह है और उनकी जो आवाज़ है उनकी कविताओं में, उनके पोयम में देखने को मिलती है। ये आवाज़ एक ट्रम्पेट की तरह प्रभावशाली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने कहा है ट्रम्पेट। अभी एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही है, लेकिन इन्होंने ये ट्रम्पेट मिल्टन को कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइनें आती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके ओके, आगे भी देख लेते हैं। मुझे लगा दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है।
आगे क्या कह रहे हैं, द पोएट कंक्लूड सेइंग दैट मिल्टन शुड कम अगेन रिफॉर्म द पीपल। कभी इस सोनेट में मतलब कभी आगे क्या कह रहे हैं, इस सोनेट के अंत में समापन इस बात के साथ करते हैं कि मिल्टन को फिर से आना चाहिए ताकि वो लोगों को सुधार सके। अगर कंक्लूड्स की बात करें तो कभी क्या चाह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मिल्टन को इस समय दोबारा आना, मतलब मिल्टन को दोबारा आना चाहिए, लोगों को रिफॉर्म करना चाहिए, लोगों को सुधार करने के लिए। दिस सोनेट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन। ये जो सोनेट है ये मिल्टन के लिए एक श्रद्धांजलि है, एक ट्रिब्यूट है, ठीक है। फर्स्ट इट इज़ पब्लिश्ड अंडर द टाइटल टू लंदन 1802। सबसे पहले ये किस टाइटल के तहत ये पब्लिश हुआ था? सबसे पहले जब पब्लिश हुआ था तो टू लंदन 1802 आया था, बट वर्ड्सवर्थ चेंजेस इट्स टाइटल टू मिल्टन। बाद में वर्ड्सवर्थ ने इसके टाइटल को चेंज करके टू मिल्टन कर दिया। तो दोनों ही इसके टाइटल हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे मिल्टन। अब यहाँ पे लाइनें हैं, किस लाइनों में वो बुलाते हैं, पोएम की लाइनें यहाँ से स्टार्ट हैं। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। सी इज़ अ फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, वी आर सेल्फिश मैन, ओह रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। यानी कि हमें उठाओ, आओ दोबारा और हमें उठाओ। दाई शूल वॉज अ लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तुम्हारी जो आत्मा है वो किसकी तरह है? एक तारे की तरह है जो बहुत दूर रहती है, अकेले रहती है। यानी कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। वो इंग्लैंड क्या बन गया है? एक स्थिर पानी की तरह दलदली भूमि बन गई है। अभी मैंने ऊपर समझाया तो वही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लंदन 1802 में या टू मिल्टन में वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को क्या कहा है, यहाँ पे पूरा ही यहाँ पे मैंने बता दिया, ये समरी हो गई। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे को लेते हैं। दूसरा इनकी जो पोएम है, दूसरा जो इनका वर्क है, द टेबल टर्न्ड। अगला जो इनका वर्क है टेबल टर्न। ये टेबल टर्न याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट मैंने इसमें लिया है, ठीक है। अगला जो वर्क इनका देखेंगे टेबल टर्न देखेंगे। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यस, द टेबल टर्न इज़ अ वर्ड्सवर्थ पोएम। टेबल टर्न जो है ये वर्ड्सवर्थ का ये भी एक पोएम ही है, टेबल टर्न, ठीक है। इट इज़ कंपोज इन 1798। याद रखना है कंपोजिंग ईयर और पब्लिशिंग ईयर, ये 1798 में कंपोज हुआ था एंड पब्लिश इन लिरिकल बैलेट्स। और ये पब्लिश भी मतलब 1798 में कंपोज भी हुआ, पब्लिशिंग है, दोनों ईयर इसका सेम ही है, लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुआ था। इट कंटेन्स 32 लाइन्स इन 8 स्टैंजाज। तो इसमें 8 स्टैंजाज हैं, 8 स्टैंजा हैं, और कितने लाइन्स के हैं वो 8 स्टैंजा 32 लाइन्स के हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें 32 लाइन्स है और इन 8 स्टैंजाज, ठीक है, याद रखना है। इट प्रमोट्स दैट नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ये जो कविता है ये प्रकृति का सबसे अच्छा शिक्षक मानती है। इट प्रमोट यानी कि ये जो पोएम है ये क्या करती है, प्रमोट्स क्या करती है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, नेचर ही सबसे अच्छा टीचर है। इट मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ द सिटी लाइफ विद द नेचुरल लाइफ। आगे क्या कहा जाता है कि ये और मतलब सबसे अच्छा तो टीचर मानती है, ये नेचर को मान ही रही है, और शहर की ज़िंदगी तुलना प्राकृतिक जीवन से करती है। और क्या करती है ये, सिटी की लाइफ विद नेचुरल लाइफ, यानी कि जो शहर की जीवन है और जो प्राकृतिक लाइफ है, प्राकृतिक जीवन है, उससे दोनों के बीच में ये कंपैरिजन करती है ये कविता, ठीक है। हेंस द नोशन ऑफ द करप्शन एंड प्योरिटी आर शोन इन कंट्रास्ट। आगे क्या कहा जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और शुद्धता के बीच का विरोधाभास दिखाया जाए। मतलब सिटी की लाइफ और नेचुरल लाइफ दोनों की कंपैरिजन इसलिए कर रही है ये कविता, जिससे हमें भ्रष्टाचार हमको कहाँ मिलेगा, सिटी की लाइफ में, शुद्धता हमें कहाँ मिलेगी, नेचर की लाइफ में। इन दोनों के बीच का एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए, इस वजह से ये पोएम कंपैरिजन करती है। द पोएट फील्स दैट अ मैन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन फ्रॉम अ बुक। इसमें जो कवि हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो मानते हैं कि मनुष्य किताबों से अधिक ज्ञान प्रकृति से प्राप्त कर सकता है। इनका मानना ये है कि मनुष्य जो है, हम जैसे लोग जो हैं, वो नेचर से ज़्यादा अधिक सीख सकते हैं, बुक से उतना अच्छा नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो मनुष्य को किताबों से अधिक जो ज्ञान मिलेगी वो कहाँ से मिलेगा, नेचर से मिलेगा, ऐसा कवि का मानना है, ठीक है। आगे देखेंगे, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ये पूरा,
ठीक है, ये जो है आपका इस कविता का जो इज दैट सब टाइटल ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का सब टाइटल क्या है, तो एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है कि अब जैसे सब टाइटल होता है, जैसे आपके 12th नाइट का सब टाइटल है व्हाट यू विल, तो इस पोयम का टेबल टर्न का भी सब टाइटल है, क्या है, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इसमें और क्या है। द पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, आगे जो कहा जा रहा है कि जो कविता है, जो पोयम है, वो एक संबोधन के रूप में है, एक एड्रेस के रूप में है। अ स्पीकर द पोएट, स्पीकर यानी कि कवि की ही बात कर रहा है, एड्रेसेस हिज फ्रेंड मैथ्यू, इम्पॉर्टेंट है ये जो पोयम है जिसमें कवि अपने दोस्त मैथ्यू को संबोधित करते हैं, हु इज़ अ ग्रेट बुक वॉर्म, जो कौन है, जो एक बड़े किताब प्रेमी हैं। इनके जो दोस्त हैं मैथ्यू, आई थिंक पूरा नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, आई थिंक मैथ्यू प्रायर को ही कह रहे हैं ये, तो इनके जो दोस्त हैं मैथ्यू, वो क्या है, एक बहुत बड़े किताब प्रेमी हैं, उन्हीं को ये पोयम उन्होंने एड्रेस किया है। द पोएट टर्न्स द टेबल एंड मेक्स द कन्फ्रंटेशन, कवि क्या कह रहे हैं, कवि ने टेबल को पलटा और चुनौती दी, कन्फ्रंटेशन किया। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड टू क्विट हिज बुक्स, वो अपने दोस्त को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने दोस्त को किताबें छोड़ने के लिए अपील करते हैं, कहते हैं तुम किताबें छोड़ दो, जो तुम पुस्तक प्रेमी बने घूमे रहे हो, ये तुम किताबें छोड़ दो। ही आस्क्ड हिम टू क्लियर हिज बुक लुक्स, और क्या कहते हैं, और उसे प्रकृति में आने के लिए कहते हैं, सॉरी यहाँ तक है। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड टू क्विट हिज बुक, ही आस्क हिम टू क्लियर हिज लुक्स, मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों की किताबें छोड़ने की अपील करते हैं। ही आस्क हिम टू कम टू नेचर, और क्या कहते हैं, और उसे प्रकृति में आने के लिए कहते हैं कि अपना नज़रिया चेंज करो, अपने नज़रिए को, वो उससे पूछते हैं टू क्लियर हिज लुक्स, अपने नज़रियों को साफ करो, क्लियर करो, और उसे कहते हैं, यानी कि उन्हें कहते हैं, मैथ्यू प्रायर को कहते हैं, आई थिंक प्रायर ही होंगे, उन्हें ही कहते हैं कि ये नेचर और नेचर में आओ, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक एड्रेस पोयम भी है, और इसमें जो पोएट है, जो कवि हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो अपने दोस्त मैथ्यू को ये पोयम एड्रेस किए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े किताब प्रेमी हैं, तो कभी उन्हें चुनौती देते हैं और अपने दोस्त को कहते हैं कि अपने नज़रियों को थोड़ा सा क्लियर करो और अपनी किताबों को छोड़ो, और उसे छोड़ के कहाँ आओ, प्रकृति में आओ, प्रकृति से सीखो, ठीक है, ये सी चीज़ें वो कहते हैं। यहाँ पे लाइनें भी हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। बुक्स टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, किताबें जो हैं वो एक नीरस और अंतहीन संघर्ष है, यानी कि बुक क्या है, बुक को डल बता दिया गया है, एंडलेस स्ट्राइफ कह दिया गया है। किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने बुक को कह दिया है। आगे क्या कह रहे हैं, लेट नेचर बी योर टीचर, अपने प्रकृति को ही अपना शिक्षक बनने दो, किताबों को मत बनने दो, किताबें क्या हैं, डल हैं, एंडलेस स्ट्राइफ हैं। आगे भी है लाइनें, इसकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आगे भी कह रहे हैं, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मॉरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। आगे भी कहते हैं कि एक बसंत के जंगल में मिलने वाली एक प्रेरणा तुम्हें मनुष्य के बारे में नैतिक बुराई और अच्छाई के बारे में अधिक सिखा सकती है, जितना सभी साधु सिखा सकते हैं। ये सारे वर्ड बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट क्लोज अप दोज बैरन लिप्स, देखिए किताबों को उन्होंने बैरन लिप्स भी कहा है। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स। तो आगे क्या कह रहे हैं कि विज्ञान और कला की बातों से अधिक, आगे क्या कह रहे हैं कि विज्ञान और कला की बातों से अधिक उन बंजर पन्नों को बंद करो। अब यहाँ पे किताबों को उन्होंने क्या कह दिया, ये बुक्स को ही उन्होंने कहा है कि उन बंजर पन्नों को बंद करो एंड ब्रिंग विद योर हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स। और क्या कह रहे हैं, उन बंजर पन्नों को बंद करो, बाहर आओ और अपने साथ एक ऐसा दिल लाओ जो देखता हो और ग्रहण करता हो, मतलब बाहर आओ, प्रकृति में आओ, ठीक है। आगे द पोएम दैट इज़, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। The poem that is paired with the table turn is expostulation and reply, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टेबल टर्न के साथ जो कविता जोड़ी गई है वो कविता कौन सी है, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, यही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, टेबल टर्न के साथ ये पोएम जोड़ी गई है, पेयर्ड है, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा, ये भी हमारा हो गया है, अभी हमने वो भी देख लिया, अब समझ में आ गया होगा क्योंकि एकदम साफ क्लियर वर्ड में लिखा गया है। आगे देखेंगे दूसरा जो अगला जो इनकी पोयम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस।
ठीक है। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये पोएम कब आई है तो इसको भी जान लेते हैं। ये पोएम आपकी ऑलमोस्ट ये पोएम आपकी 1802 में कंपोज हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। कंपोज हुआ है, यस, ये जो पोएम है ये कंपोज हुआ है, पूरा लिख दे रही हूँ, और 1807 में ये पब्लिश हुआ है, तो ये याद रखना है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ये भी याद रखना है, इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब हम इसकी कहानी पे आते हैं, इसकी समरी पे आते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ वर्ड्सवर्थ सोनेट, तो ये भाई तीनों ही सोनेट है ना। अब इसके पहले हमने टेबल टर्न पढ़ा, वो भी सोनेट ही है। उसके पहले हमने पढ़ा लंदन 1802, सॉरी टेबल टर्न पढ़ा, वो पोएम है, सोनेट नहीं। इसके पहले जो लंदन 1802 था वो भी सोनेट था, ये भी सोनेट है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, सोनेट मतलब सोनेट पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। किस सोनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं वो भी हम जानेंगे कि शेक्सपियरियन सोनेट को या फिर पेट्रार्कन को। इट इज़ तो ये भी आप बता दे रही हूँ मैं, पेट्रार्कन को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, पेट्रार्कन को ही फॉलो करते हैं। इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ द मटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल, तो ये क्या है, ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की सोनेट है जो लोगों की भौतिकवादी दृष्टिकोण की आलोचना करता है, लोगों के मटेरियलिस्टिक आउटलुक की आलोचना करता है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न इन लाइफ, गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न इन लाइफ, यानी कि इसमें क्या कहना है कि इसमें कवि ने कहा है कि लोग जीवन में केवल धन अर्जित करने और खर्च करने में ही लगे हुए हैं। पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू द परसूट टू मनी, आगे क्या कह रहे हैं कि लोगों ने अपने दिल और आत्मा को पैसे की खोज में लगा दिया है। दे डू नॉट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, आगे क्या कह रहे हैं कि वो प्रकृति की सुंदरता की सराहना नहीं करते हैं, मतलब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, ऐसा ये वर्ड्सवर्थ का कहना है कि बस लोग जो हैं, लोग के जीवन में केवल धन अर्जित करना और खर्च करने में ही लगे हुए हैं, धन अर्जित करो और खर्च करो। लोग अपना दिल और आत्मा दोनों ही उन्होंने पैसे की खोज में लगा दिए हैं। ये नहीं कि प्रकृति की सुंदरता की सराहना करें, प्रकृति में आए, प्रकृति में रहें, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना है वर्ड्सवर्थ का। द पोएट्स लाइक्स टू बी अ पैगन, अब यहाँ पे क्या बनने जा रहे हैं पोएट्स कभी चाहते हैं कि वो एक पेगन बन जाएं, सो दैट ही मे रिमेन इन टच विद नेचर, ताकि वो प्रकृति के संपर्क में रहें। दिस सोनेट हैज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ ABBA CDE, तो ये किसकी राइमिंग स्कीम है, पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। और ये ABBA पेट्रार्कन सोनेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव एंड सस्टेट में। 8 लाइन की ऑक्टेव को कहते हैं और 6 लाइन सस्टेट कहते हैं। तो 8 लाइन की ये राइमिंग स्कीम है, ये 6 लाइन की राइमिंग स्कीम है। तो टोटल ये राइमिंग स्कीम हो गई पेट्रार्कन सोनेट की, ठीक है, इटालियन सोनेट की जिसे बात करते हैं। तो ये तो फिक्स्ड रहता है, बट ये फिक्स नहीं रहता, सस्टेट। आगे बढ़ते हैं। द पोएट हैज़ मेंशन द 2 सी गॉड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन, तो इस पोएम में इस सोनेट में पोएट ने 2 समुद्री देवताओं प्रोटियस और ट्राइटन का उल्लेख किया है। तो ये दोनों ही समुद्री देवता हैं, प्रोटियस एंड ट्राइटन, ठीक है, इनका उल्लेख इन्होंने इसमें किया है। बस इतना ही था, बाकी यहाँ पे पोएम की लाइन दे दी गई है, क्योंकि पोएम ने बस मतलब इतना ही उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं वो भौतिकवादी, मतलब वो पोएम ही है, मटेरियलिस्टिक आउटलुक की आलोचना कर रहा है। कभी क्या कह रहे हैं, लोग जीवन में केवल धन अर्जित करते हैं और खर्च करने में लगे हो, पोएम इसी बारे में बात ही कर रहा है, ठीक है, मतलब खर्च करने में लगे हुए हैं, लोगों ने अपने दिल आत्मा को पैसे की, बस पैसा 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 और कुछ नहीं, ये नहीं कि नेचर में आना है, ऐसा कहना है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वे वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ शॉर्टेड बून। ये शॉर्टेड बून क्या है, बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे याद आ गया, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपने बताना है, मुझे नहीं बताना है, आपने बताना है। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, तो ये लाइनें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि दुनिया हमारे साथ
बहुत अधिक से जुड़ी हुई है, मतलब बहुत टाइम से हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लेट है, चाहे जल्दी जुड़े हों, चाहे देर से जुड़े हों, लेकिन जुड़े हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम क्या कर रहे हैं, पा रहे हैं बस और खर्च कर रहे हैं, यानी कि कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ आवर्स, हम अपनी शक्तियों को क्या कर रहे हैं, इसमें खर्च कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, इससे हमारी शक्तियों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि प्रकृति में आए और प्रकृति में हमें जो कुछ भी है हम उसे कम ही देख पाते हैं, मतलब प्रकृति के हमारे अराउंड सारा नेचर को हम इतना ज़्यादा कमाने में बिज़ी हो गए हैं, खर्च करने में, कमाने में, पैसा कमाने में, कि हम अपने अराउंड जो हम अपने आसपास जो हमारे नेचर हैं हम नहीं देख पाते कि नेचर में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। यानी कि जब प्यार ही नहीं नेचर से तो हम देखेंगे क्या, ये चीज़ें इसमें बताया गया है, वर्ड्सवर्थ का कहना है। बस हम लगे हैं कमाने में और उसे हम बहुत ही कम देख पाते हैं और अपने दिलों को एक बेतुके लाभ के लिए दे दिया है। कहाँ पे अपने दिलों को हमने कहाँ मोड़ दिया है, जहाँ पे एक बेतुका लाभ मिल रहा है, हमें कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ये एक बेतुका लाभ है, वहाँ पे हमने अपने दिलों को मोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। समुद्र जो चाँद के समान अपनी छाती को उजागर करती है, ये सारी वर्ड्स हैं। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। आई थिंक लास्ट है ये टू आई स्काई लार्क। मैंने इसमें 4 प्ले लिए थे, 4 प्ले की समरी ही करानी थी, तो 21 मिनट्स हो गए हैं, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। टू आई स्काई लार्क, ये भी इनकी कविता है, पोयम है। टू आई स्काई लार्क विलियम वर्ड्सवर्थ की ही कविता है, पोयम है ये। इट इज़ रिटन इन 1825, ये 1825 में लिखी गई है और 1827 में ये पब्लिश हुई है, 1827 में। ठीक है। द पोएट प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड, इसमें कवि क्या कहते हैं, इस पोयम में कवि एक स्काई लार्क, यानी कि स्काई लार्क क्या होती है, सॉरी, द पोएट प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड, इसमें जो कवि हैं वो एक चिड़िया की विशेषता के बारे में, विशेषताओं के बारे में प्रेजेंट करते हैं। द स्काई लार्क सोर्स हाई, इस स्काई लार्क क्या होती है, स्काई लार्क एक प्रकार की चिरपिंग चिड़िया होती है, उसके बारे में यहाँ पे उसकी विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं। द स्काई लार्क सोर्स हाई, स्काई लार्क बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। वाइल शोरिंग इट सिंग्स, और जब ये उड़ते समय, जब ये बहुत ऊंचाई पर उड़ती है ना, उड़ते समय ही गाना गाती है स्काई लार्क। दो इट इज़ इन द स्काई इट कीप्स इट्स आइज एंड हार्ट टू इट्स नेस्ट, मतलब हालांकि ये आकाश में तो होती है लेकिन इसका ध्यान और दिल अपने घोंसले पर रहता है, जो कि ज़मीन पर रहता है, विच इज़ ऑन द ग्राउंड। इसका जो घोंसला होता है वो ज़मीन पर रहता है, लेकिन जब ये हाई पे, मतलब बहुत हाई पे चली जाती है और उड़ती है तो गाना गाती है, लेकिन इसका पूरा दिल दिमाग जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, इसके घोंसले पे रहता है, इसके घर पे रहता है, जो कि ज़मीन पे रहता है। इट कम्स टू द नेस्ट एट इट्स विल, पंखों को मोड़ती है, सॉरी, ये अपने घोंसले पर अपनी इच्छा से लौटती है। ठीक है, ये याद रखना, ये अपने घर अपनी इच्छा से ही लौटती है, अपने घोंसलों पर ये अपनी इच्छा से लौटती है। आगे देखेंगे। और जब लौटती है तो क्या होता है, इट फोल्ड्स इट विंग्स एंड स्टॉप्स इट्स सॉन्ग, जब ये लौटती है अपने नेस्ट की तरफ आती है, ज़मीन पर आती है, तो ये क्या करती है, अपने पंखों को मोड़ लेती है और फिर अपना गाना भी बंद कर देती है। ये भी याद रखना है, जब ये जैसे जैसे ये उड़ने लग जाएगी वैसे इसका गाना स्टार्ट हो जाता है, पंखों को फैला लेगी, उड़ेगी, उसका गाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका ध्यान पूरे घर की तरफ रहता है। लेकिन जैसे ये ज़मीन पे आएगी तो ये अपने पंखों को मोड़ने लग जाती है, गाना भी स्टॉप कर देती है। ठीक है। इट सोर्स हाई, इसकी आवाज़ ऊंचाई पर, मतलब फिर भी इसकी जो आवाज़ है ना वो ऊंचाई पर सुनी जाती है। इवन देन द सॉन्ग इज़ हार्ड, ये पूरे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इट सोर्स हाई, यानी कि जब ये बहुत ऊंचाई पर रहती है, इवन देन द सॉन्ग इज़ हार्ड, तब भी फिर भी इसकी आवाज़ें ऊंचाई पर भी सुनी जाती है। ठीक है। इट सिंग्स ऑल द ईयर राउंड, ये क्या करती है, पूरे साल गाती है। ये जो नाइटिंगल है एक चिरपिंग चिड़िया होती है, इसे, सॉरी नाइटिंगल कह रही हूँ, ये जो स्काई लार्क है ये एक चिरपिंग चिड़िया होती है, ये पूरे साल गाती है। इट इज़ लाइक द वाइज मैन ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी पर रहने वाले ज्ञानी लोगों की तरह ही होती है, जो वाइज मैन होते हैं उन्हीं की तरह होती है। द नाइटिंगल सिंग्स इन अ शैडी वुड वाइल द स्काई लार्क एंजॉय द प्रिवेसी ऑफ अ ग्लोरियस लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। नाइटिंगल जो होती है वो छायादार जंगल में गाती है, जबकि स्काई लार्क कहाँ गाती है, ये उज्ज्वल प्रकाश की निजता का आनंद लेती है, यानी कि आकाश में उड़ती है, जो प्रकाश होते हैं जो इंजॉय लेती है, उसका जो ग्लोरियस लाइट होती है उसका इंजॉय करती है, जो कि नाइटिंगल कहाँ गाती है, एक शैडी वुड में गाती है। ठीक है, ये याद रखना है।
नाइटिंगेल कहाँ गाती है? एक शैडी वुड में गाती है, छायादार जंगल में गाती है, जबकि स्काईलार्क एक उज्ज्वल प्रकाश की निजता का आनंद लेती है। द स्काईलार्क बिकम्स द सिंबल ऑफ विजडम। आगे क्या कहा जा रहा है? स्काईलार्क ज्ञान का प्रतीक बन जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्काईलार्क जो है वो ज्ञान का प्रतीक बन जाती है। द यूनियन ऑफ होम एंड हेवन बिकम्स द सेंटर, ठीक है। और ये कविता घर और स्वर्ग के एकीकरण का केंद्र बन जाती है। ये जो कविता है, ये जो पोयम है, ये होम एंड हेवन का एकीकरण, मतलब होम और हेवन का एकीकरण का केंद्र बन जाती है, तो याद रखना इसको भी। चलिए आगे हम देखेंगे, आगे क्या कह रहे हैं। वर्ड्सवर्थ मतलब स्काईलार्क को क्या कह रहे हैं? एथेरियल मिन्स्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई, यानी कि इसे वर्ड्सवर्थ एथेरियल मिन्स्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई कहते हैं। टाइप ऑफ द वाइज हु शोर बट नेवर रोम, ट्रू टू द किंडर्ड पॉइंट ऑफ हेवन एंड होम, ठीक है। तो इसे मतलब स्काईलार्क को ही एथेरियल मिन्स्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई कहते हैं, जो इस तरह के ज्ञानी लोगों की तरह है जो ऊंचाई पर उड़ते हैं लेकिन कभी भी भटकते नहीं हैं। ऊंचाई पर तो उड़ते हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी लोगों की तरह है। वो चिड़िया भी उस ज्ञानी लोगों की तरह ही है जो ऊंचाई पर तो उड़ते हैं लेकिन कभी भटकते नहीं हैं। स्वर्ग और घर के समान बिंदुओं के प्रति सच्चे रहते हैं, उसी तरह वो चिड़िया भी रहती है। तो ये सारे वर्ड इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें इन्होंने बताई है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, 4 वर्क लिए थे, ओके। तो समरी समझ में आ गई। अब मुझे पता है एग्ज़ाम जितने नज़दीक आएगा आपका एग्ज़ाम, मे बी नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम में भी होगा, तो अगर आप जाने से पहले भी इसको पढ़ लेंगे तब भी सही रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर ही इसका करके जाएं, क्योंकि इसमें जो पब्लिशिंग ईयर है, कंपोजिंग ईयर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी हो जाता है कि जो आपका पैराग्राफ दिया जाता है ना, पैसेज, अनसीन पैसेज होते हैं ना, ऐसे पोएम उठा के दे देगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 2021 में ये दिया था, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का पैराग्राफ दे दिया था। तो हमें जानना भी रहता है, कहानी भी जानने रहेगी तभी तो हम उसका क्वेश्चन कर पाएंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का उठा के दे देगा, यही वर्क का ही पैराग्राफ दे देगा, उठा के पैसेज दे देगा। तो ये भी जानना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बताइएगा कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और एक बार कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लीट ही करूँगी तभी PDF दूँगी इसका भी, क्योंकि अभी तो कुछ वर्क मैंने कराए हैं, कुछ वर्क के समरी। आई थिंक 4-5 वर्क, बहुत सारे वर्क हो गए ना, कि पहले वाले में मैंने 4 कराए थे, फिर सेकंड वाले में भी 4, इसमें भी आई थिंक 3 या 4 हैं। तो एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद इसका PDF दे दूँगी मैं, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करिए। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं लिटरेचर पे फोकस करती हूँ, ग्रामर भी देती हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो आप थोड़ा इसको भी पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।